गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आके मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार वितरण के प्यारे बच्चों। एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो ठीक तरीके से ऑडिबल और विजिबल है। सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिएगा ये वीडियो आप सभी तक ठीक से ऑडिबल और विजिबल तो है ना। सभी को नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे। चलो तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं क्लास को यहाँ से। तो ये आप लोगों की बेटा चौपाल बैच की आपकी क्लास चल रही है, ग्रामीण बैंक भर्ती 2025 इंग्लिश का आपका ये सब्जेक्ट है और टॉपिक है आपका प्रोनाउन। इससे पहले की क्लासेस में हमने नाउन की क्लास को खत्म किया था, नाउन के टॉपिक को खत्म किया था। आज हम उसके आगे चलते हैं, ठीक है। चलो चलो एक शानदार सी लाइन से शुरू करेंगे क्लास को यहाँ से। यू मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। अगर आप गलतियां कर रहे हो ना तो इसका मतलब एक निकलता है कि आप कोशिश कर रहे हो, राइट। कहते हैं ना कि गलतियां वही करते हैं जो कुछ करते हैं, जो कुछ करते ही नहीं तो वो गलती कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए आप गलतियां करो और जीवन में आगे बढ़ो, राइट। चलो तो मैं आप लोगों को आज का ये टॉपिक है आपका प्रोनाउन। तो बिल्कुल बेसिक से मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको ये सारे टॉपिक पढ़ाना बताना शुरू करूंगा। एक मिनट, आपके कमेंट्स कहाँ चले जाते हैं बार बार। यस, ठीक है, आप दिख रहे हैं। पेन पेपर लेके बैठिएगा जिससे कि आप सभी बच्चे जो है अच्छे से नोट्स बना सके। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज, हाँ आज ही रिजल्ट आया था, एक चीज क्लियर कर दूं। आज आपकी तारीख हो गई है 1 अप्रैल 2025 और आज ही के दिन आपका रिजल्ट आया है। आईबीपीएस क्लर्क पीओ एसओ इनका रिजल्ट आज ही आउट हुआ है। एंड बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि सर हमारा भी हो गया सिलेक्शन, हमारा भी हो गया। बहुत अच्छा लगा देख करके, आप में से भी काफी बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हो चुका है। और इसके अलावा आज ही एडमिट कार्ड भी आउट हो गया है। ये जो आपका आईबीपीएस का जो क्लर्क सॉरी एसबीआई क्लर्क का जो मेंस का एडमिट कार्ड पेंडिंग था वो भी आपका आउट हो चुका है। 10 और 12 तारीख को एग्जाम है, आप जानते हैं इसके बारे में। तो खैर तो अभी हम फिलहाल अपने मुद्दे पे रहते हैं। तो प्रोनाउन का ये बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरू करते हैं। प्रोनाउन को आप में से भी जिस बच्चे ने एग्जाम दिया था आईबीपीएस का, तो एक बार जाके अपना रिजल्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस पीओ के लिए, ठीक है। चलो अब करते हैं स्टार्ट। फिर देखो बेटा, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रोनाउन जो होता है ये किसको कहा जाता है, जो नाउन की जगह लेता है या नाउन की जगह पे आता है ना, उसको ही प्रोनाउन कहते हैं। हम इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको कैसे कहेंगे बेटा, ठीक है, बिल्कुल। तो हम इसकी डिफाइन कैसे करेंगे, शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो इंस्टेड ऑफ नाउन प्रोनाउन कम्स। इंस्टेड ऑफ नाउन प्रोनाउन कम्स, यानी कि नाउन की जगह पे आने वाले को ही प्रोनाउन कहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ नाउन प्रोनाउन कम्स, इंस्टेड ऑफ नाउन प्रोनाउन कम्स। नाउन की जगह पे क्या आते हैं बेटा, तो प्रोनाउन आते हैं। अब देखो, नाउन की जगह पे आने वाले शब्द को ही प्रोनाउन कहते हैं। उसको मैंने सम अप करके लिख दिया। अब मुद्दा ये है कि सर नाउन के अंदर तो हमने इतनी सारी चीजें देखी थी, कॉमन प्रॉपर, उसके बाद इसके इतने सारे पॉजिटिव केस देखे थे, कंपाउंड नाउन देखा था, कंपाउंड नाउन के भी टाइप्स हमने देखे इतने सारे। लेकिन सर प्रोनाउन के क्या टाइप होंगे हमारे सामने। तो प्रोनाउन तो बस यही होते हैं, आई वी यू दे, है ना, ही शीट। दिमाग में तो यही होगा कि प्रोनाउन हमारे पास इतने ही तो है, आई है, यू है, आई वी यू दे, ही शीट। लेकिन 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 ऐसा नहीं है बेटा, प्रोनाउन सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं, इससे कहीं ज्यादा है। प्रोनाउन जो होते हैं इससे कहीं ज्यादा होते हैं। चलिए जरा जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, इसके जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि बताइए प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, कितने हैं, कमेंट करके एक बार मुझे बताइए। हाँ बताइए बेटा। हम्म, चलिए, ठीक है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 8 होते हैं, कुछ कह रहे हैं सर 9 होते हैं, और एक ने तो कह दिया कि सर 5 ही होते हैं। बहुत बढ़िया, अलग अलग सबका आ रहा है आंसर। मैं बता देता हूँ बेटा, एक दो बच्चों को छोड़ के मैक्सिमम बच्चों ने जो है इधर उधर तो कई लगाया। मैं समझाता हूँ। टोटल जो बेटा प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं कितने, तो 11। कितने होते हैं बेटा, तो इसके टोटल प्रोनाउन कितने होते हैं, तो इसके 11 टाइप होते हैं। अब आप हैरान में पड़ जाओगे कि सर 11 कैसे याद करें। नाउन हमारे पास 5 होते हैं, उसके भी कई बार हमें नाम याद नहीं रहते, नाम भूल जाते हैं। तो यहाँ तो प्रोनाउन है वो भी डबल से भी ज्यादा, 5 का डबल 10 और उससे भी ज्यादा 11, है ना। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद कर, क्या वो बफरिंग हो रही है, एक सेकंड बेटा, बफरिंग है क्या। अच्छा अभी ठीक हो गया, ओके, बीच में हुआ होगा, कोई बात नहीं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था बेटा कि जो नाउन होते थे वो तो 5 थे, उसमें भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे। तो ये तो फिर भी 10 से ज्यादा है, डबल से ज्यादा है। तो इसको सर कैसे याद करें, तो इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है बेटा। उसको याद करने के लिए आप सीधा इतना याद कर लो बेटा कि आर ई पी आई डी, क्या बन गया बेटा, आर ई पी आई डी, रैपिड, ये बन गया। अभी देखो आर ई पी आई डी रैपिड। अब ये क्या है सर, ये कैसी ट्रिक है आर ई पी आई डी। आर जो होता है बेटा इसके ऊपर आप 3 मान लो, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 2। कितने हो गए बेटा, काउंट करना। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11, 11 हुए कि नहीं हुए, यानी कि टोटल हमारे पास कितने हो गए इसके टाइप, 11। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों इस 11 के नाम अगर हम बात करें याद करने की, बहुत सिंपल है। आर से मतलब 3 लिखा है, यानी कि आर से 3 हमारे शब्द बनते हैं, 3 प्रोनाउन बनते हैं। कौन कौन से, जैसे आर से रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, तो 11 प्रोनाउन हो गए। सबके नाम और काम अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, एक एक करके चीजों को मैं समझाऊंगा बहुत डिटेलिंग में, तो परेशान मत होना, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को नाम याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी कि आर ई पी आई डी रैपिड आप याद कर सकते हो। इससे भी अगर आपको याद ना रहे तो आपके लिए एक दूसरी ट्रिक है, वो क्या है बेटा, तो दूसरी ट्रिक आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि पी आर आई डी ई, क्या बन गया, प्राइड। अब इसको आगे पीछे तो करना है और कुछ भी नहीं है, देखो आगे पीछे किया तो यहाँ पे 2 2 2 2 और यहाँ पे आपका 3 हो गए ना 11। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा वर्ड आगे पीछे है, आपको तो याद करने के लिए ट्रिक चाहिए थी, है ना। तो टोटल कितने हो गए बेटा प्रोनाउन, तो ये हो गए हमारे पास 11 प्रोनाउन, ठीक है। आर ई पी आई डी रैपिड या पी आर आई डी ई प्राइड, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं कि सर इनके यूज कैसे किए जाते हैं। इनका नाम हमें पता चल गया, हालांकि याद नहीं हुआ होगा आपको, मैं सबको लिखाऊंगा आगे आपको, ठीक है, परेशान मत होइए। तो यहाँ पे हमको नाम का पता चल गया, लेकिन सर इसके यूज कैसे होते हैं। बचपन से आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पास प्रोनाउन जो होता है बस आई वी यू दे वगैरह इतना ही होता है, लेकिन इतना ही प्रोनाउन नहीं होता, इससे ज्यादा होता है प्रोनाउन। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे, इससे ज्यादा कैसे होता है, ठीक है। चलो करें स्टार्ट, एक एक करके इन टॉपिक्स को करें स्टार्ट।
हाँ, उतार लिया इतना सभी बच्चे, एक बार बताओ यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया, यस और नो? नोट कर लिया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पी का मतलब पर्सनल प्रोनाउन, किससे बेटा? तो पर्सनल प्रोनाउन से हम इसको याद करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके मैं इनको सिखाना शुरू करूंगा, या चलो मैं पहले नाम लिखवा देता हूं, है ना, वो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। पहले आप लोग एक बार नाम लिख लीजिएगा, और ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो आगे पीछे सीक्वेंस होगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वो होता है, चलो जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आपका होता है पर्सनल प्रोनाउन, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं आपके, अगर प्रोनाउन के बने ना तो यहीं से आएंगे। सेकंड नंबर पे आपका आता है पोजेसिव प्रोनाउन, लिखते रहिए बेटा। फिर अगला आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अगला आता है इंडेफिनेट प्रोनाउन, नेक्स्ट लिखो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट लिखो बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नेक्स्ट लिखो रिलेटिव प्रोनाउन, अगला लिखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नेक्स्ट एम्फेटिक प्रोनाउन, एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। उतारो। चल हो गया, डन डन डन। थर्ड पे क्या लिखा है? थर्ड पे बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव, DEMONS, मैं फिर से लिख देता हूं, ओके डोंट वरी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना यानी कि इशारा करना। हम्म, चलो ओके डन डन डन, ठीक है बेटा। अब मैं आगे चलूं, तो यहां पे देखो हम लोगों ने बात करी कि ये टोटल हमारे पास प्रोनाउन ये सब होते हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। देखो बेटा पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया, नाम में ही इसकी मीनिंग छुपी हुई है। देखो पर्सनल प्रोनाउन, अगर हम इसके नाम को तोड़े ना तो इसी के अंदर से हमें पर्सन मिलेगा, क्या मिलेगा? तो पर्सन, ठीक है, पर्सनल के ही अंदर आप ध्यान दें तो यहां पे आपको दिखा मिलेगा पर्सन, मिल रहा है ना। तो पर्सन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई प्रोनाउन जो किसी नाउन या फिर कोई ऐसा जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तरह लिखा हुआ था पर्सन के रूप में, या फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के रूप में, तो उसके लिए जो प्रोनाउन लगाते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूं, देखिए दो तरीके से बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन का हम यूज करते हैं, कितने बेटा? दो तरीके से। एक होता है आपका सब्जेक्टिव यूज और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। एक हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस जो एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा जिससे कि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो एक सब्जेक्टिव केस होता है और दूसरे को कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। तो देखो नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, सब्जेक्टिव यानी कि जो एज अ सब्जेक्ट यूज हो, ऑब्जेक्टिव जो एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मोहित क्रिकेट खेल रहा है, तो अब अगर मुझे इसका प्रोनाउन बनाना हो तो मोहित क्रिकेट खेल रहा है तो मोहित की जगह ही लगाऊंगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन वही अगर मैं कहता हूं कि मैंने ये पेन मोहित को दिया, आई गिव दिस पेन टू मोहित, ऐसे राइट। तो अब यहां पे अगर मैं इसका प्रोनाउन लगाऊं तो मोहित इस बार ऑब्जेक्ट है तो आई गिव दिस पेन टू हिम, ऐसे हो जाएगा, यानी कि वहां पे मोहित की जगह हिम आ जाएगा क्योंकि मोहित ऑब्जेक्ट था। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट का मतलब हो गया जो सब्जेक्टिव की तरह यूज होगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ही, शी और इट, ये सारे हो गए हमारे कौन से, जो एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, बन रहा है ना, यानी कि जो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है कि मोहित खाना खा रहा है, पंकज क्रिकेट खेल रहा है, उदय स्कूल जा रहा है ना, यानी कि ये जितने भी हैं वो सब्जेक्ट की तरह यूज होते हुए दिख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग कहेंगे, लेकिन वही चीज अगर मैं कहता हूं कि उसने मेरी तारीफ करी, शी एडमायर्ड मी, आई की जगह क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो है आई जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो वहां पे आई का क्या बन जाएगा बेटा, तो मी। वी का क्या बन जाएगा, शी एडमायर्ड मी, शी एडमायर्ड वी का अस, कि उसने मेरी तारीफ करी, उसने हमारी तारीफ करी। यू का यू ही रहेगा, शी एडमायर्ड यू, शी एडमायर्ड दे का देम, कि उनकी तारीफ करी। शी एडमायर्ड ही का हिम लगाना, हिज मत लगाना, गड़बड़ हो जाएगा, हिज अलग बात होती है। शी एडमायर्ड शी का हर, उसने उनकी तारीफ करी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि यहां पे जब भी हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो सब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि ऐसे शब्द जो सब्जेक्ट की तरह हो सकते थे, ठीक है। आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, कुछ भी। और इट तो नॉन लिविंग के लिए आता है, तो ऑब्वियसली यहां पे तो हम इसके एज अ सब्जेक्ट के तौर पे जो है इसे कोई काम करवाएंगे नहीं, लेकिन प्रोनाउन में इट लगाते हैं तो उसके केस में लगा दिया। तो आई एम, यू आर, ये सारे एज अ सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे गिव इट टू मी, गिव इट टू अस, गिव इट टू यू, गिव इट टू देम, ऐसे करें। शी एडमायर्ड मी, शी एडमायर्ड अस, शी एडमायर्ड यू, उसने तुम्हारी तारीफ करी। शी एडमायर्ड देम, शी एडमायर्ड हिम, शी एडमायर्ड, ऐसे करके समझ में आई बात? चलिए ठीक है, ओके
एक बच्चा कह रहा है कि सर मुझे आपके स्टूडियो का एड्रेस दे दीजिए प्लीज, मैं आप लोगों से मैं आ रहा हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा, दिल्ली आए हुए हैं, एक काम कीजिए बेटा, आप जो है गूगल पे इतना डाल दीजिए, रोजगार विद अंकित ऑफिस एड्रेस, पूरा डालना, रोजगार विद अंकित ऑफिस एड्रेस नोएडा, आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा में ही परी चौक नाम का वो नॉलेज 2 मेट्रो स्टेशन है, वहीं से कुछ दूरी पे है। ठीक है, चलो बार बार कमेंट मत कीजिए, मैंने पढ़ लिया बेटा, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया बेटा। ठीक है, तो आप जो है बार बार कॉपी मत कीजिएगा। राइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गया, एक पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, और फिर दूसरा कौन सा था बेटा, तो आपका ऑब्जेक्टिव केस था। सब्जेक्टिव केस जो एज एन सब्जेक्ट यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस जो एज एन ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सर सवाल ये आता है कि इतनी बात तो हमको समझ में आ गई, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई कि सर सब्जेक्टिव ये वर्ड होते हैं या ऑब्जेक्टिव ये वर्ड होते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल कैसे होते हैं, इनके क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो कैसे मालूम पड़ेगा, इनके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आपको उसका कैसे अंदाजा लगेगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा, मैंने कहा कि मैं और मेरे दोस्त पार्टी कर रहे हैं, पौड़ी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ओके। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मी एंड ऑल माई फ्रेंड, कॉमनली ऐसे हम कई बार सेंटेंस कहते हैं कि मी एंड ऑल माई फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू विजिट गोवा। ठीक है, अब जैसे ये सेंटेंस मैंने कहा कि मी एंड ऑल माय फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू विजिट गोवा, कई बार ऐसा हम सेंटेंस लिखते हैं, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है ना, कि मैं और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो विजिट करने की प्लान कर रहे हैं कि हम वहां पे जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में क्या लिखा था, मी एंड ऑल माय फ्रेंड्स, तो मी आपका एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया, मतलब स्टार्टिंग में यूज किया गया। लेकिन अगर मैं ग्रामर में देखूं, अब अगर हम ग्रामर में देखें तो ये होता लेकिन ऑब्जेक्टिव वाला है। कौन सा होता है बेटा, तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव वाला। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो है ना, ये मी तो ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव की तरह यूज करना नहीं है, तो क्या करेंगे बेटा, तो मी आपका ये कट जाएगा, मी की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका आई आ जाएगा। क्यों, कारण क्या है, कारण ये है कि हम कभी भी ऑब्जेक्टिव केस से सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते। ठीक है, हम कभी भी ऑब्जेक्टिव केस से सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसको मैं ला देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यार इसी भी थोड़ा चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं। देखो, इसको नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट करके नोट करो, लिखिएगा मेरे साथ, वी कैन नेवर स्टार्ट a sentence with objective case of pronoun, objective case of pronoun। आप ये कह सकते हो मी इज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा बोल सकते हो, मी इज प्लेइंग क्रिकेट, हर इज प्लेइंग क्रिकेट, हाँ, हिम इज प्लेइंग क्रिकेट, अस इज प्लेइंग क्रिकेट, कभी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे वैसे ही लिखा है मी एंड ऑल माय फ्रेंड्स, तो ये तो गलत हो गया, तो आई होना चाहिए, सब्जेक्ट की तरह यूज होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो आई है वो हमारा होता है बेटा सब्जेक्टिव केस, तो इसलिए हमारे पास सेंटेंस की स्टार्टिंग आई से हो सकती है। ठीक है, यस, आई से हो सकती है, लेकिन मी से नहीं हो सकती, आई एंड ऑल माय फ्रेंड्स, इस तरीके से। ठीक है, सबको क्लियर हुआ, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। इस तरीके का अगर कभी दिखेगा तो आप बता सकते हो एरर। अब जैसे इस सेंटेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप ध्यान देना, फर्स्ट छोड़ो, सेकंड वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आपका लिखा है मी एंड ऑल माय फ्रेंड्स वर प्लानिंग, ये तो सेम ही हो गया। देखो, तो यहाँ पे बेटा आपके पास जो है एरर मिल गया, तो यहाँ पे आपको मी की जगह पे बस क्या करना है, तो आई कर दो, बस हो गया सेंटेंस आपका करेक्ट। ठीक है, अगला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, प्लानिंग टू विजिट गोवा की जगह प्लेइंग क्रिकेट लिख देता हूँ। ठीक है, वो वरना सेम ही हो जाएगा। चलो ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें। क्लियर क्लियर क्लियर, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं बेटा। अब इसके आगे और भी नियम कानून है, और भी रूल रेगुलेशंस हैं, उनको भी जरा समझते हैं। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करना। नियम यह है कि अगर कभी भी इंग्लिश में कभी कोई प्रीपोजिशन लिखा आता है, क्या चीज, कोई प्रीपोजिशन आ जाए, और प्रीपोजिशन कभी भी लिखा आ जाए, तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा याद रखना बेटा, कौन सा आना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस वाला आना चाहिए। कौन सा, तो ऑब्जेक्टिव केस वाला ही आएगा। प्रीपोजिशन कभी भी अगर किसी सेंटेंस में लिखा मिले तो याद रखेंगे कि उसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस वाला आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल से बताने की मैं कोशिश करता हूं, मैंने कहा कि दे वर टॉकिंग अबाउट मी, आई, दे वर टॉकिंग अबाउट मी या आई, एक और, शी केम विद हिम या हर, एक और, शी, ही रैन बिफोर देम या दे। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन सभी के नीचे हम इन सभी के बाद हमारे पास प्रेपोजिशन आ रहा है, इन सभी सेंटेंस के बीच में प्रेपोजिशन आपको ऑफ, अबाउट, विद, विदाउट, विद, विदाउट, बिफोर, आफ्टर, सारे वर्ड आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आया प्रेपोजिशन, सभी में दिखेगा प्रेपोजिशन है, बिफोर वो भी प्रेपोजिशन आ गया है ना, इसका मतलब पहले। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे इनके बाद आपके पास जब भी कोई प्रोनाउन आता है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव लगाना है, तो दे वर टॉकिंग अबाउट मी आता है, ना कि आई। यही तो बोला कि वो मेरे बारे में बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग अबाउट मी ना, ऐसे तो कहते हैं, दे वर टॉकिंग अबाउट मी। वैसे ही शी केम विद हिम, वो उनके साथ आए। या फिर तीसरा, ही रैन बिफोर देम, यानी कि वो उनके साथ, उनके पहले वो दौड़ गया। ठीक है, तो ही रैन बिफोर देम, ना कि दे, यानी कि हमने क्या बात देखी कि इसके बाद हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव आना चाहिए था, जो कि हमेशा आएगा ही आएगा। ये सर्वमान्य रूल है इसका, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा सारे। ठीक है, ये इसका एक यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल नियम है। ठीक है, नोट कर लिया, चलो हो गया।
ओके अच्छा, यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर हो चुका है तो अब एक एग्जांपल आप देखिएगा, उससे आपको सीधा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा, एक सेकंड मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हाँ, मैंने कहा बेटा कि दे आर लाइक माई स्टूडेंट्स, दे आर लाइक माई स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस ये हुआ, और दे लाइक माई स्टूडेंट्स ये दूसरा सेंटेंस हुआ। इन दोनों को मैच करो एक बार। ऊपर में जो लाइक लिखा है वो अलग मीनिंग दे रहा होगा और नीचे वाला लाइक अलग मीनिंग दे रहा होगा। पहला है दे आर लाइक माई स्टूडेंट्स, वो मेरे स्टूडेंट जैसे हैं, यही तो बना ना कि वो मेरे स्टूडेंट जैसे हैं। ठीक है, क्या बेटा कौन सा पूछ रहे हैं आप? सेकंड में शी केम विद हिम क्यों आया? ऑब्वियस शी केम विद हिम, अच्छा सॉरी सॉरी, हर नहीं, ही था, मैं मुंह से हर ही बोल रहा हूं और लिखा मैंने हर है, कोई बात नहीं। तो शी केम विद हिम या ही, इनमें से हिम आएगा। ठीक है ना, अरे ही आएगा, गलती से यार, आपका एक और ही की जगह हर मैसेज। बन गया होगा। चलो कोई नहीं, अब तो क्लियर हो गया, वो मेरी मिस्टेक थी, यहाँ पे लिखने में ही की जगह हर लिख दिया। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला बेटा, यहाँ पे मैंने आपको बताया दे आर लाइक माई स्टूडेंट्स और दे लाइक माई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो लाइक आ रहा है ऊपर वाला, उसमें मीनिंग आ रही है जैसा या जैसे, कि वो मेरे स्टूडेंट जैसे हैं, और दे लाइक माई स्टूडेंट, वो मेरे स्टूडेंट्स को पसंद करते हैं। यही तो मीनिंग आई, वो मेरे स्टूडेंट जैसे हैं, वो मेरे स्टूडेंट को पसंद करते हैं। स्पेलिंग दोनों में सेम है, दोनों में स्पेलिंग बिल्कुल सेम टू सेम है, दोनों में लाइक एक जैसा ही लिखा है, लेकिन दोनों की मीनिंग में देखो कितना जमीन आसमान का अंतर आ गया बेटा। एक लाइक का मतलब आता है जैसा या जैसे, और एक लाइक का मतलब क्या आता है बेटा, पसंद करना, यानी कि किसी को चाहना, पसंद करना या फिर चाहना। ठीक है, तो अगर इसकी मीनिंग आती है जैसा या जैसे, तो याद रखना बेटा ये क्या होता है हमारा, तो ये होता है हमारा प्रेपोजिशन। ठीक है, और अगर इसकी मीनिंग आती है पसंद करना, तो ये कहलाता है हमारा वर्ब। नोट करो जल्दी से, तो ये क्या कहलाता है बेटा हमारे पास, तो वर्ब कहलाता है। जैसे दे लाइक माई स्टूडेंट्स, वो मेरे स्टूडेंट को पसंद करते हैं। ठीक है, वो मेरे स्टूडेंट को पसंद करते हैं, तो ये हमारे पास बेटा क्या बन गया, तो ये हमारे पास बन गया वर्ब, है ना, ये हमारे पास बन गया बेटा वर्ब। जबकि ऊपर वाला जो है वो क्या बन गया हमारा, तो प्रीपोजिशन। सबको समझ में आ गया कि दोनों में डिफरेंस कैसे किया जाता है? दोनों को जब आप पढ़ोगे, दोनों की जब आप हिंदी मीनिंग समझोगे, तो आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा कि कहां पे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके महिष्मति अभी ठीक है, बताओ जल्दी से। ये लो साइड हो गया, और कितना साइड हो जाऊं, साइड प्लीज, साइड प्लीज, अभी ठीक है। हम्म चलिए अब मैं आगे बढ़ूं बेटा, सब कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो दे आर लाइक माई स्टूडेंट्स, दे लाइक माई स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट, हाँ ठीक है आयुषी, वो कंजंक्शन में आएगा बेटा, वो टू का यूज कहां किया जाता है, टी डब्ल्यू आयुषी। ठीक है, प्रेम प्रकाश भारती प्राची पांडे, यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ ओके 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 ओझा, आयुषी हाँ आप टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, कोई इशू नहीं, आप टेलीग्राम पे आप मेरे को भेज दीजिएगा, जरूर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, 100%। ठीक है, चलो अभी फिलहाल मैं आगे चलूँ। संदीप सविता जी बिल्कुल बेटा, अभी मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूं। देखो तो यहाँ पे हमने बात सीख ली कि जो लाइक होता है वो कब हमारा प्रेपोजिशन और कब हमारा वर्ब बनता है। अब इस क्वेश्चन की तरफ एक बार हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, यहाँ पे बाबू हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको देखिए कि गुड प्लेयर लाइक यू एंड ही शुड ऑलवेज कम ऑन टाइम। देखा बेटा, तो यहाँ पे समझना ध्यान से कि गुड प्लेयर्स लाइक यू एंड ही, गुड प्लेयर्स लाइक यू एंड ही शुड ऑलवेज कम ऑन टाइम। तो लाइक जो यहाँ लिखा है वो बताइए क्या है बेटा, बताओ आपका वर्ब है या प्रेपोजिशन है, बोलो। देखो यहाँ पे जो आपका लाइक लिखा है बेटा, वो आपका क्या क्या मीनिंग दे रहा है कि तुम्हारे और उसके जैसे अच्छे बच्चों को, यही तो मीनिंग आ रही है ना कि तुम्हारे और उसके जैसे अच्छे बच्चे को टाइम पे आना चाहिए। तो यहाँ पे जो बेटा लाइक आया, ये आपका कौन सा वाला लाइक आया, तो ये आया आपका प्रेपोजिशन का। क्यों? क्योंकि मीनिंग आ रही है अच्छे बच्चों, मतलब से अच्छे बच्चों का। तो यहाँ पे ये प्रेपोजिशन वाली फीलिंग दे रहा है, तो आप समझ गए कि यहाँ पे गड़बड़ कहाँ है फिर। तो अब ये बताओ प्रेपोजिशन जो होता है वो अपने बाद हमेशा क्या लेता है, ये आपको क्लियर हो गया कि लाइक यहाँ पे क्या है, तो प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन अपने बाद प्रोनाउन कैसा लेगा, ऑब्जेक्टिव वाला, बताया था पीछे, शी केम विद हिम, दे वर टॉकिंग अबाउट मी, राइट, तो ऑब्जेक्टिव वाला लेगा। तो यहाँ पे देखो यू जो है, ये तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में सर सेम होता है, सब्जेक्टिव भी यू ऑब्जेक्टिव भी यू, है ना, सेम ही होता है सर। तो कैसे पता चलेगा, ये तो दोनों में सेम सेम सा लग रहा है। तो फिर मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ो, एंड लिखा है और आगे चलो, ही है यहाँ पे। अब ही बताओ सब्जेक्टिव होता है ऑब्जेक्टिव, तो सर ये होता है सब्जेक्टिव। ये गलती मिल गई हमको, हमें तो सर ऑब्जेक्टिव चाहिए था, तो भाई हमारे पास यू तो पहले से ऑब्जेक्टिव था, इसकी भी गलती है, ही की जगह पे हिम का हमें यूज करना होगा। तो सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, तो गुड प्लेयर लाइक यू एंड हिम शुड ऑलवेज कम ऑन टाइम, गुड प्लेयर लाइक यू एंड हिम शुड ऑलवेज कम ऑन टाइम, ऐसे करके। सबको समझ में आ गया? कमेंट करके बताइए, एक एक पॉइंट आपको डिटेल में बता रहा हूं, एक एक पॉइंट अच्छे से समझा रहा हूं। बोलिए बेटा, सब कुछ क्लियर है? अशोक जाट, मोहम्मद मुमसाद, अर्जुन यादव, संगीता सिंह। हम्म क्या बात है सर, कंडीशन की जो क्विज थी उसमें मेरे 10 में से 9 मार्क्स आए हैं, फर्स्ट टाइम इंग्लिश में इतने मार्क्स आए, बहुत बढ़िया। प्राची पांडे के लिए एक बार कर दो भाई, बहुत अच्छे। हम्म शाबाश, ऐसे ही बेटा मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेहनत करने के बाद जब स्कोर अच्छा होता है ना, वाकई में दिल से खुशी मिलती है ना। चलिए आगे बढ़ूं। देखो तो यहाँ पे हमने ये तो कॉन्सेप्ट हमने कर लिया डिटेल में, फर्स्ट हो गया, सेकंड भी हो गया। अब आगे, इट इज मी हु इज वेटिंग आउटसाइड, इट इज मी हु इज वेटिंग आउटसाइड, इसको कैसे किया जाएगा बेटा, देखो इट इज मी हु इज वेटिंग आउटसाइड, समझना बेटा ध्यान से, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखो मान लो मैंने एक सेंटेंस कहा, इट हैज इट हैज 4 लेग्स, ठीक है, इट हैज 4 लेग्स, ठीक है। यहाँ पे जो इट है बेटा, आप इस इट की जगह पे कोई नाउन लिख सकते हो, बताना। बिल्कुल, काउ डॉग कुछ भी लिख सकते हो, चेयर वेयर भी लिख सकते हो। हम्म देखो तो इट हैज 4 लेग्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो इट आ रहा है बेटा, यहाँ पे एक बार काउ लगा के ना, बन रहा है क्या, काउ हैज 4 लेग्स, डॉग हैज 4 लेग्स, कैट हैज 4 लेग्स, चेयर हैज 4 लेग्स, टेबल हैज 4 लेग्स, बन रहा है।
बन रहा है ना, बिल्कुल बन पा रहा होगा, ठीक है। यानी कि इन सब की जगह पे अगर आप इट का यूज करना चाहें, मतलब इट को इन सबसे रिप्लेस किया जा सकता था। लेकिन अब अगर मैं स्टेटमेंट को कुछ ऐसा रखूं, इट इज सेड दैट दैट इसका एग्जांपल ले ले। चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं आयुषी का। सबसे सही आंसर्स इनके ही आ रहे हैं। इट इज सेड दैट आयुषी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, या मोस्ट इंटेलिजेंट भी मान सकते हैं, है ना। ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, आप कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिल्ली, ठीक है। ये हमने एक सेंटेंस रखा, राइट। अब गौर करना, यहां पे हमने ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था कि, हाँ, ऊपर वाले सेंटेंस में हमने इट की जगह पे काउ, डॉग, चेयर, कुछ भी ये सब चीजें हमने लगाई, लग भी गई। लेकिन आप सोचो, क्या यहां पे आप काउ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। ऐसा कह सकते हो काउ इज सेड दैट, ऐसा कि डॉग इज सेड दैट, या डॉग सेड दैट, काउ सेड दैट, चेयर सेड दैट, नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आप जो है इस इट को किसी नाउन से रिप्लेस तो नहीं कर पा रहे, ये सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आता है। इसके लिए आता है बेटा, सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आता है। जबकि ऊपर वाला जो था ये इट, यहाँ पे इस इट का कोई मीनिंग आ रहा था। ये इट जो है किसी नाउन को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा था बेटा। तो जब ये किसी नाउन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, तब तो हम इसको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। ये किसी नाउन के लिए आ रहा है तो हम इसको एज अ सब्जेक्टिव केस कहेंगे, है ना, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। लेकिन ये वाला जो है, ये हमारे पास ना ही किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो ये सब्जेक्टिव केस तो होगा नहीं। ऑब्जेक्टिव केस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस को हम कभी भी सेंटेंस के शुरू में नहीं लगाते। अभी सिखाया था ना पीछे मैंने, वी कैन नेवर स्टार्ट एनी सेंटेंस विद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, यानी कि ऑब्जेक्टिव से शुरू नहीं कर सकते। बताया था मैंने आपको पीछे कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन से हम स्टेटमेंट को शुरू करेंगे नहीं, तो ऑब्जेक्टिव ये हो नहीं सकता, सब्जेक्टिव ये बन नहीं पा रहा। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहा जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या कहेंगे बेटा? तो इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहा जाता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ क्या करता है, स्टेटमेंट का या सेंटेंस का इंट्रोडक्शन कराने के लिए आता है, स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये इट जो है, ये अपने आप में कोई मीनिंग नहीं दे रहा, या अपने आप में किसी नाउन से रिप्लेस नहीं हो पा रहा, तो ये इंट्रोडक्टरी हो गया। अब ग्रामर का एक छोटा सा नियम आपको जो है ध्यान रखने की जरूरत है, वो क्या है बेटा, कि जब हमारे पास कभी कोई इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, तो उसके बाद आने वाला नाउन, मैं अलग पेज में लिखता हूँ, रुक जाओ, घिची पिची हो जाएगी यहाँ पे ज्यादा, तो यहाँ पे ज्यादा घिची पिची ना हो इसलिए मैं दूसरे पेज में लिख देता हूँ, ठीक है। देखो, तो जब हमारे पास स्टेटमेंट में, सेंटेंस में कोई इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट अगर लिखा होता है, तो उसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा, वो इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, ठीक है। मतलब उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो ये जो आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसके बाद जब भी हमारे पास कोई प्रोनाउन आएगा, तो वो हमेशा कैसा आना चाहिए बेटा? तो वो हमेशा आना चाहिए आपका सब्जेक्टिव केस वाला। और इसके बाद भी अगर कोई हमारे पास वर्ब आता है, इसके बाद अगर कोई वर्ब आता है, तो वो कैसे आएगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर से दोबारा से बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं एक बार इसका एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि इट इज मी हु इज वेटिंग आउटसाइड। वो मैं ही हूं जो बाहर वेट कर रहा है, वो मैं ही हूं जो बाहर वेट कर रहा है, ठीक है। बोलते हैं ना, अरे मैं हूं, मैं, डोंट वरी, मैं ही हूं, ठीक है, जो बाहर वहां खड़ा है, जो मैं ही हूं जो वेट कर रहा है, या मैं ही हूं जिसने काम करके दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारे पास इट वाला जो शब्द है, ये एज एन इंट्रोडक्टरी के रूप में यूज हो रहा है, और आपने ये प्रूफ भी देख लिया कि इट जो है एज एन इंट्रोडक्टरी की तरह यूज है, तो इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा, इसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा, वो कैसा आना चाहिए आपका? सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखा, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, तो इट इज मी नहीं बोलते। कई बार आपने सुना होगा इट्स मी, नहीं, इट्स आई। और उसके बाद मैंने क्या बोला, जब वर्ब आएगा तो वो भी सब्जेक्टिव के हिसाब से आएगा, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा बाबू, वो भी सब्जेक्टिव के हिसाब से आएगा। तो इट इज आई हु एम, ऐसे आई के हिसाब से एम, इट इज आई हु एम वेटिंग आउटसाइड, इट इज आई हु एम वेटिंग आउटसाइड। एक और दिखाता हूं, इट इज ही, इट इज हिम हु इज हैप्पी। ये वही है जो सबसे ज्यादा खुश है, ठीक है। इट इज हिम हु इज हैप्पी। तो यहाँ पे देखिए बेटा, हमारे पास ये जो इट इज ही लिखा हुआ है, इट इज हिम लिखा है, इट क्योंकि इंट्रोडक्टरी है, तो जाहिर है कि इसके बाद जो हमारे पास प्रोनाउन आएगा, वो सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो सब्जेक्टिव केस आपका क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। सब्जेक्टिव केस आपका क्या आ गया बेटा? तो ही आ गया, ठीक है। अब वर्ब इसी के हिसाब से आनी चाहिए थी, वर्ब इसके हिसाब से आ रही है ना, ही के साथ तो इजी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज आता है ना, ही के साथ, ही इज हैप्पी, ही इज गोइंग देयर, है ना, ही इज माय स्टूडेंट, ही इज माय फ्रेंड। तो यहाँ हमारे पास जो है ही के बाद तो इजी आता है, तो कोई नहीं। स्टेटमेंट हमारा ऐसा बनेगा कि ही, इट इज ही हु इज हैप्पी, इट इज आई हु एम हैप्पी, हु एम वेटिंग आउटसाइड। समझे? तो अब यहाँ पे जो आपके पास ये क्वेश्चन है, हाँ, ये क्वेश्चन है, इसको एक बार देखिए। इट इज मी हु इज वेटिंग आउटसाइड, यहाँ पे गलत है, तो इट इज मी होगा, इट इज आई हु एम वेटिंग आउटसाइड, हु एम वेटिंग आउटसाइड। मैं एक बार सारी बातें दोहरा देता हूँ, मुझे पता है आपको दिक्कत आई जरूर होगी, मैं एक बार सारी बातें फिर से बोल देते। कहीं से था ना, देखो से सुनो, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि इतना सुनना पड़ेगा आपको। देखो देखो कैसे किया हमने, मैंने ये बोला, यहाँ पे हम कहा कि इट हैज 4 legs या इट गिव्स अस मिल्क, कुछ ऐसा अगर मैं लगा रहा हूँ, तो उस इट को किसी नाउन या प्रोनाउन से आप रिप्लेस कर पा रहे हो। इट की जगह पे आप काउ, डॉग, बिल्ली, कुछ भी लिख पा रहे हो, जैसे लिख पा रहे हैं। तो हम इट को किसी नाउन से या किसी नॉन लिविंग थिंग से रिप्लेस कर पा रहे हैं, किसी लिविंग या नॉन लिविंग से कंपेयर कर पा रहे हैं, उससे उसको रिप्लेस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो जो
ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट शुरू नहीं करते। तो क्या बचा आपका सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब जो आपका इट लिखा हुआ है बेटा वो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब्जेक्टिव हो गया। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो इट है, क्या हम इस इट की जगह कोई ये लिख सकते हैं काउ इज सेड, डॉग इज सेड, ऐसा बोल सकते हैं कि गाय कहती है कि आयुषी बहुत खूबसूरत है, या गधा कहता है, या घोड़ा, हाथी, गाय, बंदर, चेयर, कुर्सी, टेबल, हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो चेयर कहता है कि आयुषी बहुत सुंदर है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये चेयर को कहा जाता है, ये भी नहीं होगा। हमें कहना यह है कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। तो इट इज सेड, इट इज बिलीव्ड, इट इज अज्यूम्ड, इट इज एडवाइज्ड, ठीक है। तो हमें जो है ये एज एन इंट्रोडक्टरी के रूप में इस्तेमाल करना पड़ा, यानी कि ये जो इट है इसकी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं है। ये इट जो है किसी नाउन के लिए नहीं आ रहा है, ये सिर्फ सेंटेंस को ओपन करने आ रहा है, स्टार्ट करने आ रहा है। तो इसलिए बेटा यहाँ पे हमारा जो इट बन गया, ये बन गया इंट्रोडक्शन वाला या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है आगे बढ़ेगा। तो आपने क्या सीखा कि इंट्रोडक्टरी के बाद जब भी हमारे पास कोई प्रोनाउन आता है, जब भी इंट्रोडक्टरी के बाद कोई भी प्रोनाउन का जब हम यूज कर रहे होते हैं बेटा, तो वो हमेशा कैसा होगा, तो सब्जेक्टिव केस होगा। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बाद जब भी हमारे पास कोई प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा तो वो सब्जेक्टिव केस होगा, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सब्जेक्टिव के हिसाब से ही आएगा। मतलब सब्जेक्टिव केस अगर ये आई है तो एम, आई एम, शी इज, ही इज, है ना, ऐसे करके, मतलब जैसा आपने बचपन से किया होगा कि किसके साथ क्या वर्ब आएगा। वैसे यहाँ पे देखो, इट इज मी हु इज वेटिंग आउटसाइड, इट इज हिम हु इज हैप्पी, ये था सेंटेंस, था ना। तो बेटा यहाँ पे अगर शी सेड दैट लगा देते तो अब वहां पे आपका इज कर जाता ना, तो वहां पे तो पूरा टेंस, वो पूरा पर्सन ही आपने चेंज कर दिया। तो मैं तो आपको इट के कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे आप देखो, इट इज मी हु इज वेटिंग आउटसाइड, तो ये आपने देखा कि इंट्रोडक्टरी है दोनों, तो सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो मी का आई, हिम का ही, ठीक है। और उसके बाद ही के हिसाब से तो इज आता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही आई के हिसाब से तो एम आता है, आई के हिसाब से तो एम आता है। बस आंसर आ गया आपका। सेंटेंस क्लियर है? जल्दी से बताइए एक बार, सब कुछ क्लियर हो गया है? फटाफट से बताओ बेटा एक बार। हम्म हम्म, हो गया? जल्दी जल्दी बताओ। हम्म, चलो शाबाश। तो अब अगर यहाँ तक आ गया है तो अब ये सेंटेंस जो था, इट इज मी हु इज वेटिंग आउटसाइड, तो यहाँ पे इट इज आई हु एम वेटिंग आउटसाइड। तो बेटा इट के बेसिकली तीन इस्तेमाल होते हैं, कितने? तीन तरीके के इस्तेमाल होते हैं। एक इट होता है सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव वाला, और तीसरा इंट्रोडक्टरी वाला जो ये लिखा है आपका, ठीक है। तो तीन तरीके के इट आपके पास सेंटेंस के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है। हम्म ओके, फिर से बता देता हूँ, ये लाइक वाला एग्जांपल फिर से बता दूं, ये वाला, इसमें क्या दिक्कत, देखो, दे आर लाइक माई स्टूडेंट, तो वो मेरे स्टूडेंट जैसे हैं, और दे लाइक माई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वो मेरे को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो लाइक आपको समझाने के लिए बताया कि लाइक एक प्रीपोजिशन होता है और एक वर्ब की तरह होता है। अगर लाइक की हिंदी आती है जैसा या जैसी, तो वो हमारा प्रीपोजिशन होता है, और अगर लाइक की मीनिंग आती है पसंद करना, तो वो हमारा वर्ब है। अगर आप ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव लाया, तो बेटा ये नाउन है माई स्टूडेंट्स, माई जो पॉजिटिव प्रोनाउन जो कर दूंगा मैंने कब बोला कि ये माई प्रोनाउन है? माई हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, तो इसको क्यों चेंज कर रहे हो? ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स, ये आपको नेक्स्ट क्लास में पॉजिटिव के टाइम पे बताऊंगा कि कैसे यूज होते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं आज जितना मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आ गया है। कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ अच्छे से? आज की चीजें जितनी भी मैंने आपको बताई, सिखाई, समझाई, पढ़ाई, बुझाई, सब कुछ क्लियर है? अच्छा, आरआरबी के लिए भी बेटा प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। और कब से वो प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं पूरी डिटेल में जानना है, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको फीडबैक देना है किसी टीचर का, या कोई बात पूछनी है, कोई डाउट है एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ जानना पूछना है, तो उसके लिए नंबर है बेटा 9818489147, तो आप इस पे पूछ सकते हैं अपनी बातें, ठीक है। चलिए, तो अभी सेशन को एंड करता हूँ। बाकी सुबह 8 बजे वाली क्लास में बच्चों जरूर मिला कीजिए, क्योंकि सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास वाकई बहुत शानदार होती है, और उसमें मैंने वोकैब भी काफी एनहांस किया है, बहुत सारी चीजें चेंज की है, ठीक है। तो चलिए, अभी सेशन को यहाँ करता हूँ समाप्त। मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय।